प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री का सबसे इजी जो आपका पोर्शन है या जो इजी जो इसका सेक्शन है वो है आपका, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े सिंपल से फंडाज होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। फिर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी बड़ी हो जाए हम बड़ी आसानी से उसको समझ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट है रटने वाला, वो बिल्कुल गलत है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझी जा सकती है अगर आपके बेसिक कंप्लीट हो। और हमने वहीं से स्टार्ट किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है, समझना है, तो सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और बेसिक को मैंने आपको एक नाम दिया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। और बच्चों, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 13 तक मैंने आपको GOC में इसके काफ़ी सारी जानकारियाँ दे दी हैं। जैसे कि स्टार्टिंग किया था हमने कार्बन के इंट्रोडक्शन के द्वारा, आपने कार्बन को पहचाना है। उसके अलावा कार्बनिक यौगिकों की पहचान क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में की है। और आपने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं, जो उनकी फैमिलीज होती है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको समझा दिया गया है। इसके अलावा रेडिकल्स सारे ही बता दिए गए हैं। तो कई सारी चीज़ें आपके पास हो चुकी हैं। फिर लास्ट 3 लेक्चर से हम पढ़ रहे थे नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि इसका मेन पार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप किसी कंपाउंड का नाम और सूत्र आपको पता है, फॉर्मूला पता है, तब जाके हम उसका एनालिसिस करते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा उनकी रिएक्शंस को पूरा करते हैं। तो बच्चों, नोमेनकल्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि 2 चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए, और वो कौन सी थी? एक तो रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन करना और उनके नाम का पता होना। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको? फंक्शन ग्रुप के बारे में। फंक्शन ग्रुप की एक टेबल थी जहाँ पर सब्जेक्ट्स थे, प्रीफिक्स थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन थी, उसका फॉर्मूला था। क्लियर है बच्चों? और वो आपने तैयार कर लिया है, मेरे को पता है इस चीज़ का। फिर हमने पढ़ा था रूट पैटर्न, और रूट के बाद पढ़ा था डेरिवेटिव पैटर्न। और मैंने ये भी कहा था कि आप 11-12 तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर अधिकतर नाम, 90% से ऊपर नाम आपको क्या मिलने वाले हैं? रूट में मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको रेडिकल प्लस फंक्शन ग्रुप 2 तरीके के बताए थे, वो आपका क्लियर हो गया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो पहले आप इसका लेक्चर नंबर 11, 12, 13 ज़रूर देख लें। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 14 के ऊपर। और लेक्चर 14 आपका, मैंने इसके 13 में बताया था कि हम कौन सी मेथड को यूज़ करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मैथमेटिकल जो मेथड है, IUPAC मेथड, IUPAC जिसको कहा जाता है, या जेनेवा मेथड कहा जाता है। IUPAC मेथड आपका पूरा मैथमेटिकल है, यानी कि जिस तरह से मैथ्स में प्रत्येक आंसर आपका 1 होता है, यानी कि एक यूनिक आंसर आता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि IUPAC में नाम दिया गया है तो वह एक ही नाम होगा, उसको एक से अधिक IUPAC नाम नहीं दिए जाएंगे, कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको नाम दिया गया है तो उसका एक ही फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा विश्वसनीय मेथड होता है, और इसीलिए आपके छोटे कंपाउंड जो होते हैं वहाँ तक हम रूट पैटर्न की बात करते हैं, नंबर कार्बन के नंबर 5 तक। लेकिन जब कार्बन का यौगिक जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कार्बन सिंपल से लेके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का निर्माण करता है, तो उनके नाम देने के लिए आपको एक गणितीय विधि यानी कि मैथमेटिकल मेथड की ज़रूरत पड़ी। और तब IUPAC जो है वो आपकी मेथड सामने आया। और IUPAC मेथड में क्या है? रूल्स होते हैं। उन रूल्स को समझ लें आप, बड़े आसानी से समझ में आते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का लेक्चर IUPAC प्रणाली के ऊपर, ठीक है? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? नोमेनकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC मेथड। पूरा नाम बच्चों आपको पता होगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। हम 10th क्लास से इसको स्टार्ट करते थे। 10th क्लास में जब आप पहली बार कार्बन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको IUPAC के बारे में भी बताया गया है, कुछ फंक्शन ग्रुप बताए गए हैं, कुछ छोटे छोटे नामों के बारे में आपको 10th क्लास में सिखाया गया है। तो जो बच्चे 10th में हैं वो भी इस लेक्चर को पूरा देखें, ताकि उनका ये पार्ट क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि जो 9th और 10th में होते हैं या 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो उनको अगर आगे जाके नीट और JEE की तैयारी करनी है, तो साइंस को, अगर वह नीट की तैयारी कर रहा है, तो 10th क्लास में आपके 6 किताबें बुक्स होती है, सोशल स्टडी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगा, जो भी है। तो इस तरीके से वहाँ पर एक बुक ऐसी है साइंस,
जहाँ पर फिजिक्स भी वही है, केमिस्ट्री भी वही है और बायोलॉजी भी वही है। और अगर बच्चा बायो लेकर नीट की तैयारी करता है तो उसको तो केवल एक बुक को कम्प्लीटली कंसेप्ट के साथ तैयार करनी चाहिए। तो जो 10th में है वो भी इस पैटर्न को पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो IUPAC का पूरा नाम क्या होता है ये आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको जेनेवा पद्धति भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें सभी कार्बनिक यौगिकों को अगर आपको नाम देना सीखना है तो हम कार्बनिक यौगिकों को थोड़ा क्लासीफाई करेंगे और फिर एक एक टाइप के जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब IUPAC पैटर्न में नेम दिया जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको कुछ पार्ट में देखना होगा, उसके कुछ पार्ट होंगे, उन पार्ट को पहले आप समझ लें और उन पार्ट को समझने के लिए जो भी नेसेसरी नीड है वो आपके पास पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। एक IUPAC नाम दिया जाए किसी कंपाउंड को तो वहाँ पर सबसे पहले आपका क्या होता है, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक पूर्वलग्न, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आपका इसके बाद होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आपकी होती है जनक शब्द या जनक श्रृंखला चेन, इसका मतलब हो गया पेरेंट चेन, पेरेंटल कार्बन चेन। फिर इसके बाद आता है आपका प्राथमिक अनुलग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स। और लास्ट आता है आपका द्वितीयक अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी कंपाउंड चाहे कितना ही बड़ा कंपाउंड हो उसके हम कुल 5 पार्ट रूप में देख लेते हैं, 5 पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। हर पार्ट का यहाँ पर रूल होगा, उन रूल्स को आपको समझना है। सबसे पहले मैं अब इन पार्ट्स के बारे में बता दूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा कि ये पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर CH3 CH Cl CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH OH CHO। ये आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया जिसमें मैं सभी 5 ही पार्ट को बताने वाला हूँ कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं। अब किसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, किसको कैसे माना जाता है, ये सारे रूल्स होते हैं। तो रूल्स हम 1 बाई 1 पढ़ने वाले हैं। तो रूल्स को जब हम 1 बाई 1 पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले आपको पार्ट दिमाग में रख लो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पेरेंट चेन के बारे में। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन से कार्बन जुड़े हुए होते हैं और जो सबसे लंबी श्रृंखला होती है, चेन होती है, वो उसकी पेरेंट चेन होती है। जैसे कि यहाँ पर रूल्स में आएगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला को चयन किया जाए, ये बात की बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर ये आपकी एक इसकी चेन है, ओके, ये आपकी मेन चेन होगी कार्बन की। अब उसके अलावा जो छूट चुके हैं ये और ये चेन में शामिल नहीं है। CH3 मेथिल समूह शामिल नहीं है, क्लोरीन समूह, क्लोरो शामिल नहीं है, OH आपका हाइड्रोक्सी समूह जो है वो शामिल नहीं है, एल्कोहल समूह शामिल नहीं है। तो ये तो आपकी क्या कहलाएगी, पेरेंट कार्बन चेन, जिसको आपने सेलेक्ट किया है। सेकंड क्या कहलाने वाले हैं, ये जितने भी आपके छूट गए हैं ये कहलाएंगे आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। इनका सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में
जिनको जनरली क्या कहते हैं हम, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में दो चीज़ें होगी, या तो आपका, एक मिनट में आपको नज़र नहीं आएगा, मैं ऊपर लिख दूँ। सब्स्टिट्यूट में क्या चीज़ें होगी, मैं इसको लिखाने वाला हूँ। सब्स्टिट्यूट जो होंगे उसमें आपके दो होंगे, या तो रेडिकल होंगे हाइड्रोकार्बन के, और या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप होगा मेन के अलावा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट। ये सभी सब्स्टिट्यूट को किस रूप में लिखा जाएगा, सेकेंडरी में। यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मौजूद है उसमें चेन के अलावा जो ग्रुप छूट गए हैं वो सारी क्या होंगे, आपके सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखे जाएंगे, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, प्राथमिक पूर्वलग्न, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होंगे। तो बच्चों ये केवल आपका जब कोई कंपाउंड साइक्लो होता है, चक्री होता है, जैसे कि यहाँ पर है, तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, चाहे 3 कार्बन है, प्रोपेन है, पर आगे क्या लगाया जाएगा, साइक्लो। तो साइक्लो शब्द जो है वो किसके रूप में आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में। तो यहाँ केवल ये एक वर्ड होगा, साइक्लो। फिर आपकी पेरेंट चेन हो गई। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स, ये हाइड्रोकार्बन की टाइप्स पर होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसे कि यहाँ पर आपके कुल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ लिया होगा, 7 कार्बन को हेप्ट कहा जाता है। अब हेप्ट के पीछे या तो वह एल्केन है तो एन लगाया जाएगा, यदि वह एल्कीन है तो इन लगाया जाएगा, और यदि वह क्या है आपका एल्काइन है तो आइन लगाया जाएगा। डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, और कोई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सारी, तो एन लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जनक जो शब्द है, मैं इसका नाम लिखूँ तो बताऊँगा, ये तो हो गया आपका हेप्ट, और प्राइमरी अनुलग्न या सफिक्स के रूप में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन यहाँ पर क्या होगा आपका प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है, जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्यों है, OH है, CHO भी है, क्यों है, तो रूल्स में आएगा कि मेन कौन होता है। तो जो आपकी टेबल थी उसमें जो ऊपर होगा वह मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये आपका किस में जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। ओके, तो ये आपका किस में जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। समझ में आया 5 पार्ट इसके। सबसे पहले मैं यहाँ से बता रहा हूँ, पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या हो गया, जिस सीरीज को आपने कार्बनिक यौगिक में जिस कार्बन की चेन को आपने सेलेक्ट किया है वह आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी, और ये 1 कार्बन से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। और चेन को नाम दिया जाता है, 1 कार्बन है तो मेथ है, 2 है तो एथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, फिर 4 है तो ब्यूट है, मैं अलग से लिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, पेरेंट चेन में होंगे। अब मेथ, एथ, प्रोप के पीछे कुछ लगाया जाएगा जो कि उनकी बॉन्डिंग को बताएगा। तो प्राइमरी आपका एल्केन है तो एन लगाया जाएगा, तो वह प्राइमरी सफिक्स में आएगा। इन है, आइन है, ये प्राइमरी सफिक्स होगा। फिर उसके बाद आपका प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में यदि आपका कोई एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पर साइक्लो शब्द लगाया जाएगा। तो ये आपके इसके मेन पार्ट होंगे। ओके, अब आप इसका नाम, फिलहाल आपके पास रूल्स नहीं है, लेकिन मैं रूल्स के अकॉर्डिंग केवल इन वर्ड्स को समझाने के लिए नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पैटर्न और होगा कि नंबर दिए जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की चेन है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये क्या है, मेथिल, ये क्या है, क्लोरो, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो अब इसका नाम देखें आप, जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आपका ABC आता है, फिर H आएगा, फिर मेथिल आएगा। तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा इसको सबसे पहले 6 क्लोरो हो गया। फिर उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी कंप्लीट। फिर उसके बाद 6 मेथिल। ये आपके सेकेंडरी सारे ही प्रीफिक्स आ चुके हैं। अब क्या आएगा आपका, प्राइमरी यहाँ नहीं है, चक्री स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद आपकी पेरेंट चेन, तो क्या जाएगा, हेप्ट, और फिर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पर, तो हेप्ट 3 इन। ओके, ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स। अब आपका आएगा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कौन है, CHO, इसको आपने टेबल में देखा होगा, तो क्या लिखते हैं, L, तो 1 L।
ये इसका IUPAC में जो मैंने कंपाउंड लिखा है उसका नाम है। क्लियर? अब आप वापस देखें इसको। सबसे पहले क्या आया? सेकेंडरी में कौन आएंगे? सारे सब्स्टिट्यूट कौन होंगे? जो चेन में शामिल नहीं है। तो चेन के अलावा जो बच गए हैं, कार्बन चेन के अलावा सब्स्टिट्यूट है, उनको हमने अल्फ़ाबेट में सबसे पहले अंक के साथ लिख दिया। ये रूल्स होंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। यहाँ पर मैंने बताया साइक्लो हो, तो ये साइक्लो नहीं है तो नहीं आया। फिर उसके बाद आपकी क्या आएगी? पेरेंट कार्बन चेन 7 कार्बन की है तो हेप्ट आ गया, और उसके साथ लगेगा प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पर इन है और 3 नंबर पर है, इसलिए इसको 3 इन लिखा गया है। और लास्ट आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा 1L। तो ये आपके मेन पार्ट होंगे इसके। क्लियर है? अब मैं इसको फेयर कर रहा हूँ, जिसको आप वापस समझ लें। ये आपका मैंने मिटा दिया है। अब हम वापस देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा, क्योंकि आप पहले पार्ट्स को अच्छी तरह से समझ लें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC में नाम देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर क्या आएगा? प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर क्या आएगा आपका? पेरेंट कार्बन चेन। फिर आपका क्या आने वाला है? प्राइमरी सफिक्स। फिर लास्ट आपका क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। ओके बच्चों, कोई भी कंपाउंड हो उसके 5 पार्ट होंगे। अब आपका सेकेंडरी सफिक्स में कौन आते हैं? तो सब्स्टिट्यूट आते हैं। सब्स्टिट्यूट में कौन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। या तो हाइड्रोकार्बन का रेडिकल होगा, और या फिर आपका क्या होगा? अदर फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी में कौन आएगा? यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन, जिसको कि आपने सेलेक्ट किया है। प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा? तो एन, इन और आइन। ये आपके किसमें मिलेंगे? प्राइमरी में। और सेकेंडरी में मेन फंक्शन ग्रुप जो हैं, मेन फंक्शन ग्रुप, ये आपके पार्ट रहेंगे। और वापस एक एग्जांपल के द्वारा आप इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। CH3 Br COH C2H5, सर इसको और कर लेते हैं, नाइट्रो NO2 CH2 COOH। ये आपका एक कंपाउंड है एग्जाम्पल के लिए। अब इस कंपाउंड में मैं आपको सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, तो ये आपका पेरेंट चेन ये होगी यहाँ पर। तो ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा? जो ब्रैकेट में है, पेरेंट कार्बन चेन, ये वाली। ओके, सब्स्टिट्यूट कौन है? तो सब्स्टिट्यूट के रूप में यहाँ पर है सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 छूट रहे हैं। तो CH3 यानी कि मेथिल, नाइट्रो NO2, ब्रोमीन Br और OH एल्कोहल का हाइड्रोक्सी समूह, ये आपके सब्स्टिट्यूट हैं। और ये किस रूप में लिखे जाएंगे? यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपका चेन के पीछे क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन है? यहाँ पर एन है, एल्केन की सीरीज है। ओके, और फिर आपका आएगा सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में यहाँ पर कौन है? COOH लिखा जाएगा, यानी कि ओइक एसिड। हो गए पांचों पार्ट। एक पार्ट यहाँ नहीं है, प्राइमरी वाला सब प्रीफिक्स वाला, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, फिर आपका ये तो हो गया चेन, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स एन
प्राइमरी सफिक्स और ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है भाई? ठीक। अब इसका नाम मैं दे दूं तो नाम क्या हो जाएगा, तो देखें आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मैंने कहा नहीं ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, नंबर किसको दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, किसको कहाँ लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, लेकिन केवल मैं आपको पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अब इसका नाम जो होगा वो नाम मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी में कौन है, 4 हैं। इनको अल्फ़ाबेट में दिया जाएगा तो इसका B है, इसका H है, इसका M है, इसका N है। आगे का सबसे पहले आपका आ जाएगा 4 ब्रोमो कंप्लीट। उसके बाद आपका 3 हाइड्रोक्सी, फिर 4 मेथिल, फिर 3 नाइट्रो। ये पूरा पोर्शन आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर आपकी पेरेंट चेन पेंट और पीछे लगेगा एन। तो पेंट यहाँ पर क्या है, कार्बन चेन। ये आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स। और फिर आपका 1 ओइक एसिड, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बच्चों? चलो इसको उतार लो। तो बच्चों किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC में जो नाम लिखा जाता है तो उस नाम के अंदर उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर उसके बाद क्या आता है आपका, कार्बन चेन। और फिर कार्बन चेन के बाद क्या आएगा आपका, प्राइमरी सफिक्स। और फिर लास्ट क्या आएगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स। और ये कौन कौन होंगे, तो देखें प्राइमरी प्रीफिक्स में आपके क्या होंगे, सारे ही सब्स्टिट्यूट होंगे। सब्स्टिट्यूट में कौन हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के रेडिकल हो सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। ओके। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका केवल क्या आता है, साइक्लो। यदि वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइक्लो। फिर कार्बन चेन में क्या आने वाला है, नंबर ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, इस तरह से आपको पता है, आगे से आगे चलते जाएंगे। प्रोप, कार्बन 1 है चेन में, 2 है, 3 है, 4 है। प्राइमरी सफिक्स में आपका एन, इन और आइन, अगर वह एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है तो ठीक। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में आपका क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप हो, अगर एक से ज़्यादा आपके वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ठीक है। ये इसके पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी के लिखने के भी रूल्स हैं IUPAC में कि सब्स्टिट्यूट कौन होते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स कौन है, तो प्रीफिक्स को लिखने का रूल्स होगा। कार्बन चेन है तो चेन कौन सी ली जाएगी, किस प्रकार से उसका सिलेक्शन किया जाएगा और किस तरह से उसका नंबरिंग किया जाएगा। और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, ठीक, उसको भी लिखने के नियम है। जिस जगह पर आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अंक के साथ, नंबर्स के साथ लिखना। और सेकेंडरी सफिक्स, तो इन सभी चीज़ों को जो लिखा जाता है उनके सारे रूल्स हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे रूल्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको अगर क्राइटेरिया के हिसाब से हम क्लासीफाई करके इन रूल्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अब आपको कौन कौन से कंपाउंड का नामकरण पढ़ना है, नोमेनकल्चर पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन हैं उनके नोमेनकल्चर को सीखना, वहाँ पर इन सभी के रूल्स को, कि सब्स्टिट्यूट का रूल्स क्या होगा, चेन सिलेक्शन का रूल्स क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन समझ गए आप, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड चीज़ पढ़ेंगे हम मोनोफंक्शनल ग्रुप, यानी कि जिनमें एक क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपके क्या रूल्स होने वाले हैं। फिर आप पढ़ेंगे पॉली फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी कि जिन कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर रूल्स किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। फिर आप चौथी जगह हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड
यानी कि जो आपके होते तो एलिफेटिक की तरह प्रॉपर्टी में बताया मैंने आपको, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। फिर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। और फिर आपका 6 जो होगा वो होगा बाईसाइक्लो और स्पाइरो यौगिक। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा ये क्यों, कौन से कंपाउंड होते हैं। तो जनरली आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको नोमेनकल्चर सीखने के हिसाब से हम क्लासीफाई कर देते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन है वहाँ पर रूल्स क्या फॉलो होने वाले, मोनोफंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पर क्या फॉलो होने वाले, पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो क्या होने वाले, और एलिसाइक्लिक है तो किस तरह से वहाँ पर चेन का सिलेक्शन किया जाता है, कार्बन चेन का किस तरह से नंबर दिए जाएंगे, सब्स्टिट्यूट को किस तरह से लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो काम किया जाता है नाम देने से पहले सबसे पहला वर्ग जो होता है वो होता है कार्बन की चेन का सिलेक्शन। तो इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं वो पढ़ने हैं अपने को, ठीक है ना। कार्बन का चेन सिलेक्शन करना। फिर सेकंड चीज़ क्या होता है, नंबरिंग करना। चेन में जिन कार्बन को लिया गया है उसको नंबरिंग की जाएगी, नंबरिंग ऑफ चेन कार्बन। फिर थर्ड होगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट को लिखने के नियम। और फिर फोर्थ होगा लॉ ऑफ नेम इन IUPAC। पूरे ही कंपाउंड का नाम लिखते समय हम किस तरह से ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें लिखना होगा। तो 4 काम बच्चों हमारे को करने पड़ते हैं। पहला काम चेन सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद नंबर देना है, नंबर देने के बाद फिर हमको उसको लिखना है तो सब्स्टिट्यूट के नियम लगेंगे, और फिर पूरा कंपाउंड किस तरह से लिखा जाएगा तो उसके क्या लॉ है उनके बारे में हमें पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पर एक ध्यान रखें, कंपाउंड कोई सा भी हो, जैसे हाइड्रोकार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है सारी, तो एल्केन है। एल्केन के बाद आपका क्या होता है, एल्कीन होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, या एल्काइन होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी लॉ बनाए गए हैं वो सिनेटी से बनाए गए हैं। अगर आप कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पहला नियम काम करेगा जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो चेन का जैसे आप सिलेक्शन कर रहे हो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हुए आपको चेन का सिलेक्शन करना है। यानी कि सबसे पहले आपका एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड होंगे जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपका जो सीनियरिटी क्रम है वो यहाँ बता देता हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। सीनियरिटी क्रम में सबसे पहले जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को प्राथमिकता दी जाती है। सब्स्टिट्यूट के प्राथमिकता देने के बाद इसके ऊपर कौन होगा, तो इससे ऊपर होगा आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप चेन सिलेक्शन कर रहे हैं तो चेन सिलेक्शन करते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सबसे लोअर स्टेज पर होगा। फिर उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूट के अलावा वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो चेन सिलेक्शन के रूल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होंगे। इनको आपको सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा, मेन ध्यान इस पर लगाना पड़ेगा। फिर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए चेन सिलेक्शन किया जाएगा, चाहे वहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के रूल और सब्स्टिट्यूट के रूल आपके क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाते हैं। सबसे पहले किसका ध्यान रखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप के बाद यदि आपके पॉली फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपका ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के रूल्स पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के रूल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर चेन सिलेक्शन में सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखते हुए चेन सिलेक्शन किया जाता है। जबकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखेंगे हम, चाहे सब्स्टिट्यूट की पोजीशन कुछ भी हो। फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद पॉली फंक्शनल ग्रुप है तो वहाँ पर अन्य फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर मोनो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है मुख्य उनमें से, उसको ध्यान में रखते हुए चेन सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये ऑर्डर ध्यान रखें कि जब मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो इनके रूल्स वहाँ पर नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो आपके सेकंड स्टेज पर चले जाएंगे। ये नहीं है और ये है तो ये सबसे सुपर होगा, फिर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो फिर वहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखा जाएगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखा जाएगा, और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो फिर वहाँ पर आपकी जो सबसे लंबी चेन होगी उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है। चाहे चेन सिलेक्शन हो चाहे नंबर देते समय, नंबर भी देंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए देंगे। अगर ये नहीं है तो इसको ध्यान रखेंगे, और ये भी नहीं है तो इसको ध्यान रखेंगे, और ये भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को ध्यान रखेंगे। तो छोटा सा दिमाग में बिठा ले कि सबसे सुपर कौन होता है यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप। जब 2 से ज़्यादा हो
है ना, पॉली वाले हो। और जब पॉली नहीं है और मोनो है तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सीनियर होगा, और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट सीनियर होता है, और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसका सिलेक्शन किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस सीरियल को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मैं एक एक कंपाउंड को लेने वाला हूँ और उसके बाद उनके रूल्स जब पढ़ेंगे तो इसके रूल्स आएंगे, फिर इसका रूल्स आएगा, तो इसका रूल्स आएगा तो इसके रूल्स सेकंड पोजीशन पर होंगे, पहले इसके रूल्स आपको लागू करने होंगे। फिर अगर ये आ जाता है तो फिर इसके रूल्स के बजाय इसके रूल्स लागू होंगे, तो ऑटोमेटिक एक के ऊपर एक सीनियरिटी से चला जाता है, तो क्रम बनेगा इसमें। तो उस ऑर्डर को ध्यान रखें। ओके बच्चों, चलो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब सबसे पहले वाले कंपाउंड की नोमेनकल्चर में पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनकल्चर, यानी कि यहाँ पर पढ़ने वाले हम एल्केन के नामकरण के बारे में, एल्कीन के नामकरण के बारे में और एल्काइन के नामकरण के बारे में। नोमेनकल्चर इन तीन चीज़ों का देखने वाले हैं। यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ओके, केवल एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इनके नामकरण के बारे में तो मैंने कहा ना 4 आपको पहले काम करने पड़ेंगे। तो इनके अंदर सबसे पहला काम है कार्बन चेन सिलेक्शन के रूल, कि आप उस कंपाउंड में कार्बन चेन का सिलेक्शन करें तो उसके कौन कौन से नियम होंगे। ओके, तो पहला जो आपका रूल है वो ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाए, ये पहला नियम है। यदि आपके हाइड्रोकार्बन जो भी दिया गया है तो वहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझें आप, ये कार्बन है और यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा श्रृंखला है। अगर कोई एक ही श्रृंखला है तब आपको सिलेक्शन करना ही नहीं, वो ही रह जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा श्रृंखला हो तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे आपका ये है कंपाउंड, ओके। अब इस कंपाउंड में मैंने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है। आपको पता है कि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैंने बॉन्ड को बता दिया है, बाकी रेस्ट आपके क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। फिलहाल मैं एक को बता देता हूँ, जैसे इस तरह से CH3, CH2, CH, CH3, CH2 और CH3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जब भी बताऊंगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन शो करने वाला है, क्योंकि हम रूल्स को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप चेन देखें, कितनी चेन है, 1 2 3। जब आपके किसी भी कार्बनिक यौगिक के केवल 2 ही पोल हो, 2 ही सिरे हो, तब वहाँ पर एक ही श्रृंखला होगी। पर 2 से ज़्यादा होने पर वहाँ पर 1 से ज़्यादा श्रृंखला होती है। अगर 2 है, जैसे इसको हटा दूँ मैं, तो यहाँ पर आपके कितने हैं, 2 सिरे हैं, तो एक ही श्रृंखला है। यहाँ पर सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद पूरी श्रृंखला अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर 3 है, तो अब एक श्रृंखला बन रही है आपकी 1 2 3 4 की, इधर से बन रही है 1 2 3 4 की, इधर से बन रही है 1 2 3 4 5 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कार्बन की चेन ये रहने वाली है, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की, ओके। बाकी 4 कार्बन वाले को हम अपनी श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे। ये आपका पहला नियम है, क्लियर। जब और अधिक बड़ी हो तो आपको माइन्यूटली देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेन सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो केवल आपका एल्केन में है। एल्कीन में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर डबल बॉन्ड को शामिल करते हैं। फंक्शन ग्रुप आ जाता है तो फंक्शन ग्रुप को शामिल करते हुए तो आपको एक पोल मिल जाता है, सेकंड पोल की ओर बढ़ना होता है। यहाँ पर आपको कोई पोल मिलने वाला है, सब तरफ से चलना पड़ेगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर एल्केन में होती है, कार्बन सिलेक्शन करने में, चेन सिलेक्शन करने में। फिर सेकंड है कि यदि 2 लंबी श्रृंखलाएँ हों, जैसे यहाँ पर 5 की बनी है, ऐसा 5 की श्रृंखलाएँ 2 बन रही हो, तो फिर किस चेन का सिलेक्शन किया जाए। तो जब 2 या अधिक समान कार्बन की लंबी श्रृंखला हो तो जिस श्रृंखला में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट अधिक हो, उसका चयन किया जाए। ये आपका सेकंड नियम है। जैसे समझे इसको, ये कार्बन है,
ओके। अब इसमें आप देखें श्रृंखलाएँ कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की, 1 2 3 4 5 6 की, 1 2 3 4 5 छोटी हो गई, 1 2 3 4 छोटी हो गई, 1 2 3 छोटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 की। ओके, तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखलाएँ 6 की बन रही है। और कितनी बन रही है, 1 फिर 2 और फिर 3 श्रृंखलाएँ बन रही है। अब इसमें से कौन सी श्रृंखला को लिया जाए, तो अगर आप इस श्रृंखला को लेते हैं, इस चेन को लेते हैं कार्बन का, ठीक है ना बच्चों, कार्बन की चेन का मतलब है कार्बन से कार्बन जुड़े रहने चाहिए। तो यहाँ पर आपने 6 की ली है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देखें, इस पूरी श्रृंखला में एक तो कार्बन यहाँ निकला है और एक यहाँ निकला है, तो कुल कितने सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूट है। अब मैं हटा दूँ इसको, आप यू लें 6 की, इधर से लिया 1 2 3 4 5 6, इधर कितने सब्स्टिट्यूट है। अब इस सीरीज में चलोगे तो एक तो सब्स्टिट्यूट ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक नीचे की तरफ ये निकल रहा है। तो इस सीरीज में कितने हैं, 3 सब्स्टिट्यूट हैं। तो रूल कहता है कि जब आपकी लॉन्ग श्रृंखला बन रही है 6 कार्बन की, यहाँ पर 2 बन रही है और 2 बन रही है, तो उसमें से उस श्रृंखला को लिया जाएगा, चेन माना जाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो। तो सब्स्टिट्यूट आपको बता रखा है, चेन के अलावा आपके जो छूट जाते हैं वो सारी क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट हो गए 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूट है, 3, और यहाँ पर कितने, इधर चलते हैं तो कितने, 2। तो इसको नहीं लिया जाएगा और इसको लिया जाएगा। ओके, सिंपल से नियम है। पहला है लंबी चेन लेनी है आपको कार्बन की, फिर अगर 2 से ज़्यादा लंबी चेन बन रही है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट को ध्यान रखा जाएगा। और मैंने अभी बताया कि जब आपकी लंबी श्रृंखला हो और अगर उसमें आपको डाउट होता है 2 लंबी है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट को लिया जाएगा। और आगे देखेंगे अगर सब्स्टिट्यूट भी है और अगर मेन फंक्शन ग्रुप है तो मेन फंक्शन को शामिल करते हुए आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। इस तरीके से ये अपने आप एक के ऊपर एक नियम है, समझ में आ जाते हैं। चलो इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कार्बन चेन सिलेक्शन के लिए तीसरा जो नियम है वो एल्कीन और एल्काइन के लिए है। यानी कि जब आपके डबल बॉन्ड हो, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड, या एल्काइन जिनमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनके लिए क्या रूल्स होने वाला है। तो रूल्स वही रहेगा, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन ऐसा होने पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूड करते हुए लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाए, ये आपका रहेगा। एल्केन में सबसे लंबी श्रृंखला ली जाएगी, यहाँ पर क्या किया जाएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। जैसे कि ये आपकी एक चेन हो गई, ठीक है, और इस चेन को मैं इधर बढ़ा दूँ। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल को, इधर आपकी एक चेन बन रही है ये, जिसमें कितने 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और एक और बढ़ा दूँ मैं 6। चलो कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा। इधर से आपकी जो लंबी चेन है वो कितनी बन रही है आपकी, 6 की, ठीक, ये वाली। और इधर से आपकी कितनी बन रही है, 6 की, और इधर से भी देखें तो कितनी बन रही है, 6 की। यानी कि आपको तीनों श्रृंखलाएं 6 की है, लेकिन आपको कौन सी शामिल करनी है, जिधर आपका डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो हम इस सिरे से चलेंगे जो इसको शामिल करना है। तो इधर से चलेंगे तो 6 की ये बनेगी, उधर से बनेगी। दोनों में से आप कोई भी श्रृंखला ले सकते हैं। अगर 2 समान श्रृंखलाएं हो तो वहाँ पर सेकंड नियम क्या लग जाता है, फिर मैंने बताया ना, जब आपको यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहा है, 2 जब समान है तो सब्स्टिट्यूट को देखेंगे। तो आप इधर चलते हैं तो 6 की है, डबल बॉन्ड शामिल है और एक सब्स्टिट्यूट है, इधर से एक ही निकल रहा है। और यूँ चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भी यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब जब सब्स्टिट्यूट भी समान है तो आप किसी भी श्रृंखला को ले सकते हैं। ओके, मैंने ये जो नियम बताया ना कि जब सबसे लंबी श्रृंखला डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए लेनी है, और अगर 2 तरफ से आपकी लंबी श्रृंखला बन रही है तो डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए आपको सब्स्टिट्यूट को ध्यान रखते हुए जो अधिकतम सब्स्टिट्यूट रखे उसी को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को मैं यूँ कर दूँ। अब आप देखें इस एग्जाम्पल को देखें, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 5 का, इधर से आपका
एक मिनट 6 कर देता हूँ इसको, ये 6। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट, और 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखें, वापस समझिए इस एग्जाम्पल को। 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, और 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। अब यहाँ पर आपकी 7 की चेन है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब लंबी श्रृंखला है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसका सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपको लंबी श्रृंखला चयन करनी है, लेकिन कब? जब डबल बॉन्ड शामिल हो। तो डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला बन रही है 1 2 3 4 5 6 की, 1 2 3 4 5 और 6 की, दोनों तरफ, इधर भी 6 की और इधर भी 6 की। पर अगर आप इस श्रृंखला को सिलेक्ट करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूट आता है, ये एक ही निकल रहा है यहाँ से, बाकी कहीं से निकल रहा है। और अगर आप इसको यूँ लेते हैं 6 को, तो आपको कितने सब्स्टिट्यूट मिलेंगे? 1 और 1 ये 2। नियम समझ में आया? देखो यहाँ पर बच्चों 7 की बन रही थी, लेकिन मैंने नहीं लिया उसको। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में आपका डबल बॉन्ड शामिल नहीं है, पहली चीज़। फिर आपने देखा डबल बॉन्ड को शामिल किया तो 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, और 1 2 3 4 5 6 की बन रही है। तो अब आप दो में से किसी एक को लेंगे, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कितने हैं? इधर इस वाली श्रृंखला को चयन करते हैं 6 को, तो एक सब्स्टिट्यूट होता है। और यूँ चल के आते हैं तो हमें कितने सब्स्टिट्यूट मिलते हैं? 1 और 1 2 मिलते हैं। तो हमारी जो सीरीज होने वाली है वो कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी, क्योंकि इधर कितने सब्स्टिट्यूट है? 2 सब्स्टिट्यूट विथ डबल बॉन्ड। और इस वाली के साथ क्या था? 1 सब्स्टिट्यूट विथ डबल बॉन्ड। समझ में आ गया नियम? पहली चीज लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो पहले उनको शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। चाहे अगर ये शामिल नहीं हो रहे हैं और दूसरी तरफ से इससे भी लंबी श्रृंखला बन रही है, पर उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 6 कार्बन का सिलेक्ट किया जबकि 7 की चेन भी थी, लेकिन हमने 7 कार्बन की चेन को सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होता है चेन में, तो डबल बॉन्ड आना चाहिए। आ गया रूल समझ में? चलो उतारो इस रूल्स को। मेरे साथ साथ बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला रूल है, जब आपका एल्कीन या एल्काइन है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार है ना, 2 या 2 से अधिक बार है, तो यहाँ पर रूल ये कहता है कि अधिकतम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उनको शामिल करते हुए आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। यानी कि रूल नंबर 4 क्या है? जब 2 या अधिक बार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो अधिकतम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को सम्मिलित कर कार्बन चेन सेलेक्ट करना, यह आपका चौथा नियम है। अब इसको एग्जाम्पल से समझें आप। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है? यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 बार आया है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड को शामिल करते तो 1 2 3 4 5 6 की सीरीज मिल रही है, 6 कार्बन की चेन मिल रही है आपको। और अगर आप इस डबल बॉन्ड को शामिल करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिलती है आपको। तो रूल ये कहता है कि आपको डबल बॉन्ड को शामिल करना है और लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करना है। तो डबल बॉन्ड को शामिल किया और लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन किया, लेकिन जब एक से अधिक बार डबल बॉन्ड हो तो हमें उस श्रृंखला का, उस चेन का सिलेक्शन करना है जहाँ पर डबल बॉन्ड अधिकतम मैक्सिमम आपके इस श्रृंखला में चेन में आ जाए। तो यहाँ पर हम कौन सी सीरीज को चयन करने वाले हैं? 5 कार्बन की, क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड इंक्लूड हैं। तो ये आपका राइट होगा, जिसमें कि 5 कार्बन विथ 2 डबल बॉन्ड, और ये आपकी 6 कार्बन है किंतु विथ 1 डबल बॉन्ड है।
तो इसका सिलेक्शन हम नहीं करने वाले हैं। हम किसको सेलेक्ट करेंगे? मैक्सिमम जो आपके डबल बॉन्ड है वो इंक्लूड हो जाने चाहिए। बोलो आया समझ में? क्या क्या बताया मैंने? सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना जब एल्केन हो। जब दो प्रकार से लंबी श्रृंखलाएं हो तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट जहाँ पर ज़्यादा हो उसका सिलेक्ट करेंगे। जब दो प्रकार से समान है और सब्स्टिट्यूट भी समान है तो हम उस श्रृंखला का सिलेक्शन करेंगे जहाँ पर दोनों ही अब कर सकते हैं। फिर जब आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं और दो श्रृंखलाएं ऐसी आ जाती है तो सब्स्टिट्यूट जिसमें ज़्यादा उसका सिलेक्शन करेंगे। और फिर यदि आपका डबल बॉन्ड एक से अधिक बार है, ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार है, तो हम अधिकतम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, चाहे बड़ी श्रृंखला छूट रही हो, अगर वो शामिल नहीं है तो। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चों ये तो हो गया पहला काम, कार्बन की चेन जब सेलेक्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन में तो कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब सेकंड काम जो किया जाता है, जो आपने चेन सेलेक्ट की है उसमें अंदर प्रेजेंट जितने भी कार्बन हैं उनको अंकन किया जाएगा। तो आपके रूल्स फॉर नंबरिंग, अंकन के नियम। अब इससे पहला नियम ये है कि यदि कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो वहाँ पर अंकन नहीं किया जाएगा। यदि सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट है तो नंबरिंग नहीं की जाएगी। इसको समझें। क्यों? क्योंकि नंबरिंग तब की जाती है जब किसी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी हो, किसी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन बतानी हो, किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी हो। जब आपके कोई है ही नहीं तो वहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, ये है ओके, न तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, न कोई डबल बॉन्ड है, न कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको नंबरिंग करनी नहीं होगी, सीधा नाम दिया जाएगा। क्लियर? सेकंड जो है, नंबरिंग किसके लिए की जाती है? सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एंड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को शो करने के लिए की जाती है। ध्यान रह जाएगा, ये इसी के साथ लिख रहा हूँ, सेकंड रूल नहीं है। अब जब आपका सब्स्टिट्यूट है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर आप नंबरिंग किस तरह से करेंगे? तो मैंने बताया कि सबसे पहले अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखते हुए आपको अंकन देना है, नंबरिंग करनी है। और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो इनको ध्यान में रखा जाएगा, इनको मिनिमम मार्क्स अंक दिए जाएंगे, नंबरिंग की जाएगी और फिर आप नंबरिंग करेंगे। तो पहला रूल अब इसमें क्या हो जाएगा नंबरिंग का? यदि डबल बॉन्ड, केवल हाइड्रोकार्बन की बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड एम ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम, मिनिमम नंबर दिया जाता है। नंबर देकर नंबरिंग की जाती है। अब इस रूल्स को समझें आप। अगर सब्स्टिट्यूट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि आपका ये है, अब आप इसकी पोजीशन बताना चाहते हैं तो इस कार्बन की चेन का सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले ये आपने सिलेक्शन कर लिया, लंबी श्रृंखला का चयन।
अंकन किसको किया जाएगा, नंबरिंग किसको दी जाएगी, तो ध्यान रख के बिल्कुल नोट कर लेंगे कि नंबरिंग केवल किसको दी जाती है, जो चेन में हो, चेन कार्बन को। इसके अलावा किसी को नंबर नहीं मिलेगा, केवल कार्बन को नंबर दिया जाएगा पहली चीज़। और कहाँ से दिया, किसको दिया जाएगा, तो जो चेन में है, जैसे चेन में ये है तो इनको अंक दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। तो केवल चेन के अंदर जो प्रेजेंस कार्बन है उन्हीं को ही नंबर करेंगे। अब ये कह रहा है कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम अंक मिले। तो देखो ये सब्स्टिट्यूट है, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़, नंबरिंग हमेशा सिरे से की जाएगी, या तो यहाँ से या यहाँ से, बीच से कभी भी नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ से नहीं कि 1 2 3 दे दिया इसको, क्योंकि इस सीरीज का जो सिरा है वो कहाँ है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो नंबर 1 या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, बीच से कभी भी नंबरिंग ना करें। आपको कहाँ से चलना होगा, सिरे से चलना होगा, जो उसका पोल है, पहला पोल, वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे। तो अब आप इसको नंबर, इस चेन के अंदर नंबर आप 2 तरीके से दे सकते हैं। इस वाले कार्बन से देना चालू करें 1 2 3 4 5, या इस वाले कार्बन से देना चालू करें तो 1 इसको मिलेगा, 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब रूल क्या कह रहा है, जिधर से सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम अंक मिले, मिनिमम मिले, वहाँ से अंकन करा जाएगा। तो इधर से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिल रहा है, इधर से करें तो इसको कितना नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है। तो हमारा जो अंकन किया गया है, नंबरिंग की गई है, वो ये सही है, और ये क्या मानी जाएगी, यहाँ पर रॉन्ग मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। आ गया नियम समझ में? चलो इसको उतारो, स्क्रीनशॉट्स हो। अब नेक्स्ट आपका नंबरिंग का जो रूल है, मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, हाइड्रोकार्बन है और कोई भी उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं है तो नंबरिंग नहीं करेंगे। सेकंड क्या बताया आपको मैंने, कि जब आपका सब्स्टिट्यूट हो तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिससे उसको मिनिमम नंबर मिले। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन को देखें। जब आप सब्स्टिट्यूट है और आप दोनों सिरों से, इधर से भी कर रहे हैं और इस सिरे से भी आप नंबरिंग कर रहे हैं और उसको सिमिलर नंबर मिलता है, ठीक। और अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है तो वहाँ पर अधिकतम सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम अंक मिले। यानी कि नेक्स्ट नियम क्या है, जब 2 से अधिक सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो अधिकतम सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर देना। अब इस रूल को समझें एग्जाम्पल से। ये आपका एक एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि जब 2 से ज़्यादा, यहाँ पर एक ही है, आप इधर से नंबर दें तो भी 3 नंबर पर आता है, इधर से दे तो भी 3 नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ पर आप किधर से भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन जैसे आपके 2 सब्स्टिट्यूट हैं, ओके, ये आपका मेथिल मेथिल 2 जगह है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इन दोनों को, जैसे इधर से आपका क्या है, पहले नंबर पर आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, तो आपको यहाँ तो नंबरिंग इधर से ही करनी है, 1 2 3, क्योंकि आपका जो सब्स्टिट्यूट है वो सबसे मिनिमम नंबर कितने पर आ गया, 2 पर आ गया। अब एक एग्जाम्पल और देखें आप, ये है, ये है, ओके। तो और अब मैंने यहाँ पर लगाया 1। अब आप समझें कि अंकन किधर से करेंगे, इधर से भी 2 नंबर पर आपका पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इधर से देंगे तो भी 2 नंबर पर आपका पहला सब्स्टिट्यूट आ रहा है। मैंने चेन ये ली है, लंबी चेन, इधर से इसको कितना नंबर 2, इधर से भी कितना मिल रहा है 2, ओके। जब 2 नंबर इधर से मिला था, अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, तो इधर से नंबर करते हैं तो नेक्स्ट वाले को 3 नंबर मिलता है, और इधर से देते हैं तो 2 पर तो आपका सब्स्टिट्यूट आ गया, पर 3 और 4 नंबर पर आता है। तो इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कौन सा नंबर सही होने वाला है रूल्स के अनुसार? तो ये कहता है कि जब आपके पहले सब्स्टिट्यूट को मिनिमम मास मिल रहा है, दोनों तरफ से अंक बराबर मिल रहे हैं, तो अंकन उधर से करेंगे, नेक्स्ट वाले को क्या मिले, आपको न्यूनतम अंक मिले। तो यहाँ पर न्यूनतम अंक इधर से देते हैं तो 4, इधर से देते हैं तो कितना था 3। तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, और नीचे वाली जो नंबरिंग की वो क्या होगी, आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि इधर से इन दोनों को तो दोनों तरफ से देंगे तो 2 नंबर मिल रहा है, पर इधर से 4 नंबर मिलता है, इधर से 3 नंबर मिलता है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ओके। एग्जाम्पल समझ में आया?
अगला जो आपका अंकन देने का नियम है हाइड्रोकार्बन में कि जब किसी चेन के अंदर आप दोनों सिरों से दो सब्स्टिट्यूट को मिनिमम मास मिल रहे हो, मिनिमम नंबर मिल रहे हो, तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे? तो जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको नंबरिंग पहले करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 कार्बन है। इधर आपका सब्स्टिट्यूट है CH3, इधर आपका सब्स्टिट्यूट है, सॉरी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये तीसरे नंबर पर CH3 है और यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूट है CH2 CH3 और ये आपका हो गया CH3, ये CH2, ये H, ये CH2 और ये CH3। इस कंपाउंड को देखें, इसमें आपने चेन ली है ये, ठीक है, 6 कार्बन की। इधर से सब्स्टिट्यूट यहाँ है, इधर से चले तो सब्स्टिट्यूट यहाँ है। ये सब्स्टिट्यूट है CH3 CH2 यानी कि C2H5 और ये होता है एथिल, और यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट है मेथिल। अब आपका नियम कहता है कि सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, तो मिनिमम इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 पर मेथिल M आ रहा है और यहाँ पर एथिल का E आ रहा है। तो ये कहता है कि अगर आपको दो सब्स्टिट्यूट है और दोनों सिरों से नंबर देते हैं और दोनों को मिनिमम नंबर मिल रहे हो, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले हो, तो इधर से नंबरिंग की जाएगी। और ये नंबरिंग जो आप करोगे तो ये आपकी रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेथिल को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से एथिल को 3 नंबर मिल रहा है, तो M के बजाय E आपका अल्फ़ाबेट में क्या होता है? पहले आता है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से की जाएगी। रूल समझ में आ गया? चलो उतारो। अगला नियम है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो नंबरिंग इनको मिनिमम नंबर देते हुए करते हैं, मिनिमम नंबर देते हुए की जाएगी। ये आपका है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है? एग्जाम्पल देखें 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम नंबर किधर से देंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। नीचे वाला रॉन्ग होगा, ये आपका क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है 1 नंबर पर। इधर से आपको कितने मिल रहा है? 3 नंबर पर। जहाँ से आप नंबर देते हैं उसके बाद आपका डबल बॉन्ड आ गया, 1 नंबर पर है। ठीक है, ओके, ये आपका सिंपल सा नियम है। अब एक चीज़ और देखें, अब क्या करने वाले हैं हम? जब डबल बॉन्ड को नंबर देते हैं 1 2 3 4, ये आपकी चेन मैंने सेलेक्ट की है। इधर से भी इसको 2 नंबर पर 1 2 पर मिल रहा है, 3 और 4। इधर से भी 1 2 और 3 और 4 पर मिल रहा है। तो मैंने कहा ना, जब डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब सब्स्टिट्यूट को देखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट का नियम चलेगा। तो इधर से आपका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? 2 नंबर पर आ रहा है नंबर, तो इधर से भी आपको क्या मिल रहा है? इधर चले तो 2 नंबर, इधर चले तो भी 2 नंबर मिल रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट को यहाँ पर 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट है, इधर से चलेंगे 3 नंबर पर, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, नीचे वाली गलत होगी। समझ में आया? इधर से नंबर दिया 1 2 2 पर डबल बॉन्ड आ गया, इधर से नंबर दिया 1 2 2 पर डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्या है? 2 नंबर पर आ रहा है, और जब 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? नंबरिंग यहाँ से दी जाएगी सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम देते हुए। क्लियर? चलो इस एग्जाम्पल को भी स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट रूल जो है, यदि आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और वहाँ पर यदि दोनों ही हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं, यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिल रहा है, न्यूनतम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग
मिनिमम किसको दी जाएगी? डबल बॉन्ड को दी जाएगी, डबल बॉन्ड को दी जाए। अब इसको एग्जांपल से समझ लें। ये 1 2 3 4 है, इधर से आपका डबल बॉन्ड है, इधर से आपका क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? तो सिंपल सा है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, और इधर से करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, पर डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलता है। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को प्राइमरी, आप क्या देंगे? इसको प्राथमिकता देंगे। ओके, ये आपका ध्यान रखें नियम। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही हैं। हाँ, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पोजीशन ये चल रही है, तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड को आप नंबर पहले देंगे। पहली चीज़ तो क्या होगी? जिधर से आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है उसको नंबर दिया जाएगा, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से न्यूनतम मिल रहा हो तब आप डबल बॉन्ड को नंबरिंग पहले करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबरिंग यहीं से की जाएगी 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर जो इधर से देंगे तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 पर ही आपका क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर से मिनिमम मिल जावे मल्टी बॉन्ड को, वहीं से हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग यही रहेगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को कब देखेंगे? जब दोनों को मिनिमम नंबर मिल रहे हो। ओके, ये आपके किसके नियम हो गए? चेन सिलेक्शन, हाइड्रोकार्बन के और अंकन के नियम। समझ में आए? ठीक है, चलो लास्ट वाले को उतार लो। तो बच्चों ये तो आपके हो गए 2 कंप्लीट। कौन कौन से हैं? एक तो आप चेन सिलेक्शन के रूल्स क्या है हाइड्रोकार्बन में, और दूसरा है हाइड्रोकार्बन में जब चेन सिलेक्ट कर ली जाती है तो वहाँ पर नंबरिंग किस तरह से दी जाती है। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूट को लिखने का नियम। सब्स्टिट्यूट यानी कि जो प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट के नियम। जैसा कि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट होता है, चेन होती है। हाइड्रोकार्बन में क्या मिलेगा आपको? या तो सब्स्टिट्यूट, और उसके बाद क्या मिलेगी आपको? चेन मिलेगी, और चेन के बाद आपको क्या मिलने वाला है? प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब आपको जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट किसे कहा गया? मैंने बताया आपको कि चेन जो सेलेक्ट की है उसके अलावा जो छूट जाते हैं वो सारी क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं। और सब्स्टिट्यूट जब IUPAC में उस कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ध्यान है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसमें कौन आते हैं? सब्स्टिट्यूट आते हैं। तो उनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला नियम इसका क्या है? ए करके मैं लिख रहा हूँ कि यदि आपका सब्स्टिट्यूट 1 से अधिक बार है ना, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ इसको। चलो पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक इधर दे देता हूँ ताकि आपको रूल समझ में आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा है ये CH3, CH3, C2H5, CH2, CH2, CH3, और ये आपका H और ये आपका H है। अब आप इस कंपाउंड के आधार पर आप उधर से रूल्स में समझाने वाला हूँ। अब मैंने कहा ना, इसमें जब आप चेन ले लेते हैं तो लंबी श्रृंखला का चेन किया हमने 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने चेन का सिलेक्शन कर लिया। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूट कौन है? तो मैंने कहा चेन के अलावा जो छूट जाते हैं वो सारी क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट 1 2 और 3। यहाँ पर ये C2H5 भी क्या है? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है, एथिल समूह। अब आप देखें, अब सेकंड काम क्या करते हैं? नंबरिंग देने का। तो मैंने इसको नंबर दिया, तो रूल्स क्या कहता है? जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, अब आप पहला नियम समझे। सब्स्टिट्यूट को जब लिखेंगे हम तो सबसे पहले क्या है? यदि आपका सब्स्टिट्यूट 1 से अधिक बार आता है, जैसे यहाँ मेथिल आया, यहाँ मेथिल आया, 2 बार आ गया ना, तो जब 1 से अधिक बार आता है तो वहाँ पर उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा मेथिल मेथिल करके। डाई, ट्राई, टेट्रा, 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ये आपको ध्यान है, तो उस तरीके से लिखा जाएगा। तो पहला रूल्स क्या कहता है कि यदि समान सब्स्टिट्यूट 2 या अधिक बार हो तो संख्या के आधार पर, जितने बार हैं संख्या के आधार पर, डाई 2 बार है तो ट्राई, टेट्रा का प्रयोग किया जाएगा।
ओके, ये इसका सब्स्टिट्यूट का पहला नियम है। जैसे यहाँ पर 2 बार आया तो इसको मेथिल मेथिल नहीं लिखेंगे 2 बार, लिखते समय डाई मेथिल लिखा जाएगा। 3 बार होगा तो ट्राई मेथिल लिखा जाएगा। ओके, अब सेकंड नियम क्या है, नंबर 2, सब्स्टिट्यूट को लिखते समय अल्फ़ाबेट की सीनियरिटी या उसकी ऑर्डर में लिखा जाएगा। जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है ABCD में, उसको पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाएगा। जब आप इसका नाम दोगे तो पहले आपका मेथिल मेथिल आ रहा है, यहाँ पर आपका एथिल आ रहा है, तो एथिल का क्या होता है, ई पहले आता है और ये एम है। तो हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे एथिल को, फिर उसके बाद किसको लिखेंगे, मेथिल को लिखेंगे जब आप सब्स्टिट्यूट को लिखोगे तब। ओके, सी क्या है, डाई ट्राई ETC जो आप लगाएंगे 2 बार 3 बार है, ठीक है ना, या सेकेंडरी या टर्सरी अगर आता है को अल्फ़ाबेट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाए। ओके, यानी कि आप डाई मेथिल लिखोगे इसको तो डाई का डी नहीं लिखा जाएगा, मेथिल का एम आएगा। तो डाई ट्राई टेट्रा जो शब्द लगाते हैं उनको इसमें अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसी तरह से सेकेंडरी टर्सरी आता है उस पर ध्यान नहीं देंगे, किंतु आइसो नियो को सम्मिलित किया जाएगा। अगर आपका आइसोप्रोपिल है, नियोपेंटिल है, इस तरह से है तो वहाँ पर उनमें आई का आई लिया जाएगा। पेंटिल आइसोप्रोपिल है तो पी नहीं आई लिया जाएगा, नियो है तो एन लिया जाएगा, लेकिन सेकेंडरी टर्सरी नहीं लिया जाएगा और आपका डाइट्राई टेट्रा आदि नहीं लिए जाएंगे। क्लियर है ये, ठीक है ना। ये आपके सब्स्टिट्यूट के लिखने के नियम है जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 2 और 3 हो गए। क्लियर। अब आप इस ऑर्डर के साथ आप सब्स्टिट्यूट को लिखने वाले हैं। छोटे छोटे से नियम होते हैं, ध्यान से एक बार दिमाग में सेट करें, अपने आप पता चल जाएगा। अब डी क्या है, अगला नियम, कि यदि सब्स्टिट्यूट आपका बड़ा है ना, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड आ गया, वैसे आता बहुत कम है क्योंकि आप डबल बॉन्ड को शामिल करते हैं चेन लेते हैं, फिर भी कई कंडीशन आ गई डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी, या उसके अंदर ही एक सब्स्टिट्यूट है, उसी के अंदर आपके सब्स्टिट्यूट और हो गए। जैसे सब्स्टिट्यूट इस तरीका का है ना, और चेन इधर चली गई आपकी। अब इस सब्स्टिट्यूट का क्या नाम दें, तो रूट में अगर नाम संभव नहीं है तो फिर यहाँ पर जिस सिरे से जुड़ा हुआ है यहाँ से इसको नंबर 1 देते हुए अपन क्या करेंगे, अंकन करेंगे, जिस तरह से चेन का करते हैं, और फिर इसको लिखा जाएगा। तो एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूंगा कि यदि सब्स्टिट्यूट में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बंद हैं तो नंबरिंग की जाएगी। और लिखा उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में जाएगा। ओके, तो ये आपके सब्स्टिट्यूट के क्या होंगे, रूल्स होंगे। सबसे पहली चीज़, आप सब्स्टिट्यूट को संख्या के आधार पर लिखेंगे, फिर उसके बाद सेम हो तो फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे, और अल्फ़ाबेट में आप कौन कौन को शामिल करेंगे, किसको शामिल नहीं करेंगे, तो डाइट्राई टेट्रा को शामिल नहीं करेंगे। और यदि सब्स्टिट्यूट आपका बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इसमें भी क्या करोगे, जिस तरह से चेन को नंबर देते हैं उसी तरह से जिस सिरे से जुड़ा हुआ वहाँ से नंबर 1 देते हुए इसको नंबरिंग की जाएगी। ओके, चलो इसको उतार लो। अब लास्ट लो है नाम लिखने का नियम, नेम लिखने का नियम। जब आप सभी चीज़ों को ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसका आपका रूट वर्ड के बाद फिर आपका प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स है, तो उनको लिखें किस तरह से। तो नाम लिखने के नियम में क्या है, सबसे पहले यौगिक का नाम, जो कंपाउंड है, यौगिक का नाम
एक ही वर्ड में लिखा जाएगा, एक ही शब्द में लिखा जाए। यानी कि आपका पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से, फिर उसके बाद क्या होंगे, कंटिन्यू लिखे जाएंगे। आगे समझ में? यानी कि वर्ड एक ही रहेगा। और अगर हिंदी में आप उसका नाम लिखते हैं तो वहाँ पर जो ऊपर की लाइन होती है जो शब्दों को बांधती है वो एक ही लाइन होगी। सेकंड चीज़, प्रत्येक अंक के मध्य कोमा लगाया जाएगा। अभी आप अल्फ़ाबेट्स इसमें एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे आपका मैंने अभी एग्जाम्पल जो बताया था, 2 पर भी आपका मैथिल है, 3 पर भी, तो 2, 3 लिखा जाएगा। तो 2 अंकों के बीच क्या लगाया जाएगा, कोमा लगाया जाएगा। वह अंक तथा शब्द के मध्य हाइफन, इस तरह से डैश होगा, हाइफन लगाया जाए। क्या काम करना आपको, जब 2 अंक एक साथ आते हैं तो वहाँ कोमा लगाएंगे, और जब आपका वर्ड आता है और वापस अगर आपका अंक आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हाइफन लगाना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक वन वर्ड में उसको क्या करना, आपको नाम देना है। समझ में आ गया? क्लियर? चलो 2 नियम उतार लो। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले सारे नियम को। अब बच्चों लेते हैं हम सिंपल से सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, CH3, CH, CH3, CH2, CH, CH3 और CH3, ये आपका एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेन सिलेक्शन करना होगा। तो चेन सिलेक्शन का क्या नियम बताया मैंने, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको शामिल करते हुए, पर यहाँ नहीं है, तो सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं तो 1 2 3 4 5 की बनती है, 1 2 3 4 5 की बनती है, 1 2 3 4 5 की बनती है। और कोई से भी 5 की श्रृंखला आप लेते हो तो वहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कितने मिलने वाले, 2 सब्स्टिट्यूट। जैसे 1 2 3 4 5 लिया तो एक सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट, तो आप कोई भी सीरीज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके ये वाली श्रृंखला का चयन किया है। अब आपको क्या करना है, सेकंड काम नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहता है सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले, तो इधर से देते हैं तो 2 नंबर पर आता है, इधर से देते हैं तो भी 2 नंबर पर आता है। ओके, फिर हमने बताया कि अगले सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, अगले को 4 मिलता है, इधर से देते हैं तो 1 2 3 4 मिलता है। इसका मतलब इधर से नंबर दे चाहे इधर से नंबर दे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं चलो इधर से नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, 2 काम हो गए। अब हम नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखा जाएगा, पता है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स। और कौन कौन कैसे कैसे होते हैं तो मैंने बता दिया पहले से। तो अब आपको इसका नाम लिखना, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या कहेंगे। अच्छा बच्चों, तुम्हारे को ये पता है कि नहीं पता है कि ये पहले से ही आपको 10th क्लास में बता दिया जाता है कि कार्बन के नंबर होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। चलो मैं एक बार पहले बता देता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो 1 को क्या बोलते हैं, मैथ, इसको एथ, फिर आप इसको प्रोप, फिर इसको ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, 8 को ऑक्ट, नॉन और डेक, फिर 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो डूडेक, ठीक है ना। फिर 13 है तो ट्राइडेक, फिर 14 है तो टेट्राडेक, इस तरह से 15 हो तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, ये चलेगा, ऑक्टाडेक, ठीक है ना, नॉन डेक। और फिर अगर आपका यहाँ से चलते हैं, चलो लिख देता हूँ 15 16 17 18 19 20, तो इसको कहेंगे हम पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक,
नॉन डेक, और इसको कहेंगे आइकोस। ये ध्यान रखें आप, ठीक। फिर उसके बाद 21 आएगा तो अनाइकोस, फिर डुआइकोस, फिर ट्राई टेट्रा, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से इधर लिख रहा हूँ मैं, अगर 30 हो तो ये तो ये आपका 20 तक। अब यदि 30 है तो आगे की ध्यान रखें, तो 30 है तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइकॉन्ट। 40 है तो टेट्राकॉन्ट। इस तरह से 50 है तो पेंटाकॉन्ट। 60 है तो हेक्साकॉन्ट। 70 है तो हेप्टाकॉन्ट। 80 है तो ऑक्टाकॉन्ट, और 90 है तो नॉनकॉन्ट, और 100 है तो सेंट। ये आपकी नंबरिंग होती है रूट वर्ड को लिखते समय। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको पता ना हो तो। ये आपकी ये रहेगी। जैसे आपको 32 लिखना है तो क्या लिखोगे, 30 का तो क्या होता है, ट्राइकॉन्ट होता है, डू ट्राइकॉन्ट, ये हो जाएगा 32। 35 लिखना है तो पेंटा ट्राइकॉन्ट। इस तरह से नाम लिख लिए जाते हैं। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ले लिया, अब मैं मिटा रहा हूँ उसको। अब आप आपकी इसमें नाम में आ जाए वापस, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो मैंने इसको नंबर दे दिया है। अब आप क्या लिखेंगे, इसको नाम तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट कौन है, 1 और 2, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का रूल्स क्या है कि जब दो समान होते हैं तो उनको एक साथ लिखा जाएगा अंक के साथ। तो एक तो 2 नंबर पर, एक 4 नंबर पर है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, मैंने कहा अंकों के बीच में क्या लगाया जाएगा, कॉमा, 2 4। ओके, अब आ रहा है आपका डाई मैथिल, और मैंने बताया अंकों और वर्ड के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन। 2 4 डाई मैथिल, फिर उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट, और फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, तो पेंटेन। ये आपका इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH कर देता हूँ यहाँ पर, CH CH3 CH3 CH3। ओके, और फिर इसके बाद इधर CH2 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 CH3 CH2 और CH3। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लिया मैंने, और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं CH3। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, श्रृंखला का चयन करना, चेन सिलेक्शन करना है, सबसे लंबी श्रृंखला। अब आप देखिए सबसे लंबी श्रृंखला किधर नज़र आ रही है, तो चलो बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 की बन रही है सबसे बड़ी, ये वाली। इधर से चलें, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे बड़ी श्रृंखला यहाँ पर कितनी बनेगी, 9 कार्बन की, जो कि ये है। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। तो इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। इधर से सब्स्टिट्यूट को 1 2 3 मिलता है, इधर से 2 पर आ रहा है। इसका मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये नंबर आपके हो गए। ओके, अब सब्स्टिट्यूट कौन है, सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट। फिर क्या लिखने वाले हैं, रूट वर्ड। फिर क्या लिखने वाले हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब सब्स्टिट्यूट कौन है, 1, ये पूरा सब्स्टिट्यूट है। 2 3 4 और ये 5। 5 में से 4 बार आपका मेथिल है, सेम। तो ये तो हो गया मेथिल, और इसको पहचाने आप, मैंने आपको रेडिकल बता रखे। 3 कार्बन है, सेचुरेटेड है तो प्रोपिल है। प्रोपिल में यहाँ से जुड़ रहा है तो क्या है, आइसोप्रोपिल है। तो ये तो हो गया आपका आइसोप्रोपिल, और मैंने कहा कि आइसोप्रोपिल के आई को अपन काउंट करेंगे अल्फ़ाबेट में। तो अब नाम लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पर M आएगा, यहाँ पर I आएगा। तो पहले कौन आता, I। तो कितने नंबर पर है ये, तो मैंने यहाँ पर इसको नंबर दिया है 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 आइसोप्रोपिल हो गया।
क्लियर? वर्ड और इसके बीच में क्या छोड़ेंगे अपन? हाइपन लगाएंगे। अब आपका मेथिल कहाँ लग रहा है? 2 पर 2 बार है तो हाइपन 2,2, 2 पर 2 बार है। फिर उसके बाद 3 पर है तो कोमा 3। फिर उसके बाद आपका कहाँ है? 4 पर है तो कोमा 4। फिर उसके बाद कहाँ है? 7 पर है तो कोमा 7। कितनी बार हो गया? 5 बार। तो क्या लिखेंगे? पेंटा मेथिल। ओके। अब आपका क्या बच रहा है? रूट वर्ड। तो क्या है रूट वर्ड? नॉन, और प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो ये हो गया नॉन एन। ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बोलो आया समझ में? चेन सेलेक्ट किया, फिर नंबरिंग की रूल्स के अनुसार, फिर हमने उसको लिखा सब्स्टिट्यूट को अल्फ़ाबेट के अनुसार, फिर रूट नेम लिखा, रूट वर्ड लिखा, और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखा। ओके, चलो उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट लेते हैं, कुछ बड़ा सा लेते हैं, मज़ा आएगा। CH3, CH, CH2, 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 CH, CH3, CH, 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 CH3, CH3 और CH3। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा CH, CH3 और CH3। अब अपन इधर बढ़ते हैं, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। चलो सबसे पहले चेन सिलेक्शन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बन रही है? 11 की। शायद सबसे लंबी यही होगी, या और देखें। 1 2, इधर से चलें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे लंबी सीरीज आपकी 11 की बन रही है। ये वाली आपकी चेन हो जाएगी। एक सब्स्टिट्यूट है, एक सब्स्टिट्यूट है और एक सब्स्टिट्यूट है, 3 सब्स्टिट्यूट है इसमें। ओके, ये CH2 है। अब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर आपको नंबर मिल रहा है, 1 2 3 पर नंबर मिल रहा है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूट को न्यूनतम नंबर मिले। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करने वाले हैं? नाम लिखने वाले हैं। ये आपका जो सब्स्टिट्यूट है CH2 CH3, ये क्या है? एथिल है, ये आइसोप्रोपिल है, और ये आपका मेथिल है। ओके, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ये कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर। तो 8 एथिल हो गया। फिर उसके बाद 7 आइसोप्रोपिल हो गया। फिर उसके बाद 3 मेथिल। कंप्लीट है सब्स्टिट्यूट। अब आपका क्या आएगा? रूट वर्ड कितना है? अंडेक। और फिर प्राइमरी सफिक्स एन, अंडेकेन। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा। बोला आया समझ में? चलो उतारो। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये आपका एल्कीन है। चेन सिलेक्शन किया, चेन सिलेक्शन करने पर आपकी ये चेन होगी लंबी। ओके, अंकन करेंगे नंबर। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को देखेंगे। यहाँ पर पहले किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिले। तो डबल बॉन्ड यहाँ है 1 नंबर पर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट। अब हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे किसको? सेकेंडरी प्रीफिक्स को, यानी कि कौन है? मेथिल। तो 3 मेथिल कंप्लीट। अब आपकी रूट वर्ड क्या है? 6, तो हेक्स।
अब यहाँ पर आपका जो प्राइमरी सफिक्स है वो इन है और कितनी बार है, 2 बार है, तो दोनों को लिखेंगे अपन। तो डैश लगा के 1 और वापस कितनी बार आ रहा है, 4 पर, 1 4 डाई इन, 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, डाई इन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगला लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH CH3 3 CH डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम्पल को देखें, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर CH3 3 बार है, यानी कि किस तरह से है, C के तीनों ओर क्या है, यहाँ पर CH3 है, ये ग्रुप है जिसको यहाँ पर कंबाइंड रूप से लिखा गया है CH3। तो ये कौन सा ग्रुप होगा और ये यहाँ से जुड़ रहा है। ओके, अब आप इसकी चेन को देखें तो चेन में आपको बताया गया कि लंबी श्रृंखला का चेन करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो या अधिकतम जो आपके बहुबंध दे रखे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सब सम्मिलित हो जाए। तो अब आपकी चेन में ये दोनों शामिल करें और फिर लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये आपकी सबसे लंबी श्रृंखला बनेगी। हो सकता है इधर लंबी हो जाए लेकिन अपने को किधर करना है, क्योंकि इसको शामिल करना है, तो आपको रूल्स आए तो इसको शामिल कर लिया। अब आप क्या करेंगे, नंबर देंगे। तो आपको एक नियम बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो अब इधर से भी इसको 1 नंबर मिल रहा है, इधर से इसको 1 नंबर मिल रहा है, तो फिर वहाँ पर एक रूल था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो डबल बॉन्ड को न्यूनतम नंबर मिले। तो हम नंबर इधर से देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हो गया। अब आप देखें सब्स्टिट्यूट, 1 सब्स्टिट्यूट, 2 सब्स्टिट्यूट, 3 सब्स्टिट्यूट। ये मेथिल है, ये मेथिल है और ये क्या है आपका, देखें ध्यान से, 4 कार्बन ब्यूटिल। ब्यूटिल में कहाँ लग रहा है, इस जगह पर, तो इसको क्या कहेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। क्या कहेंगे हम इसको, रेडिकल अच्छी तरह से देख लेना बच्चों, टर्सरी ब्यूटिल। और टर्सरी ब्यूटिल में हम टर्सरी के टी को शामिल नहीं करेंगे, बी को शामिल करेंगे। तो अब आपका एक तो बी है और एक एम है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 टर्सरी ब्यूटिल। हो गया। अब 3 पर मेथिल है और 4 पर मेथिल है, तो हाइपन 3 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। कंप्लीट। और अब आपका रूट वर्ड आएगा, तो रूट वर्ड क्या है, 6 कार्बन, तो हेक्स। अब आपका 1 पर इन है और 5 पर आइन है, तो इसको बच्चों इनाइन सिस्टम कहते हैं। सीनियरिटी में इसको मानेंगे, लेकिन जो सफिक्स लिखेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इसको बाद में लिखेंगे और इसको पहले लिखेंगे। तो हेक्स 1 इन 5 आइन। ये चीज़ समझ में आई। नंबर तो इसको पहले देंगे पर लिखेंगे तो सीनियर किसको माना जाएगा, आइन को लिखा जाएगा बाद में। इसको इनाइन सिस्टम कहा जाता है, इन और आइन दोनों होते थे, इनाइन सिस्टम कहलाएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। बोलो, आया समझ में। चलो उतार लो। अब नेक्स्ट देखें आप, कुछ एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, जैसे इस फॉर्मूले को देखें। इस फॉर्मूले के अंदर पहले तो इसको ओपन कर लें आप, ठीक है ना। ओपन करेंगे तो ओपन करते समय आपको जो लिखे हुए हैं, जो ब्रैकेट में, वो जिस कार्बन के पास है उसके ऊपर नीचे आ जाएंगे। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, सबसे पहले CH2, फिर आपका CH है, फिर आपका C है, फिर उसके बाद C है। ओके, ये मैंने जो बीच में लिखे हैं। अब इस C के साथ क्या है, 2 CH3 है, तो मैंने इसको CH3 कर दिया। और इसके साथ कितने हैं, 3 है, तो ये CH3 और CH3 हो गया। अब यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरी कर लें। अब इसकी यहाँ पर वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर क्या लगाया मैंने, डबल बॉन्ड। हो गया ना कंप्लीट। इस तरह के फॉर्मूले आपको नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में वो आपका ऊपर नीचे होगा, चेन के अंदर नहीं, चेन से बाहर है ये, जो भी आपका चेन चल रही स्टेट उसके। अब आप चेन सिलेक्शन कर लें तो इजी है। चेन सिलेक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड को शामिल करना, इधर से चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 की बनेगी, किधर से भी लो, तो ये मैंने 5 की सीरीज बना ली है। ओके, नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम मिलेगा 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूट कितनी बार है, 4 पर और 3 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं, तो सारे मेथिल सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 3 4 4 टेट्रा मेथिल। हो गया। फिर उसके बाद रूट वर्ड क्या है आपका, पेंट।
और फिर इन आ रहा है कितने नंबर पर, 1 पर, 1 इन। सब्स्टिट्यूट को भी आप क्या लिखोगे, अंक के साथ। अगर डबल बॉन्ड रिपोर्टमेंट है तो कहाँ है, तो उसकी पोजीशन को हम नंबर के साथ बताएंगे। अब ये आपका लीनियर फॉर्मूला है, आता है, सिखा रखा मैंने। हर जगह पर कोने पर क्या कार्बन होगा। अगर आपको एक बार में नहीं आता तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप नज़र आएगा, लेकिन एक बार इसको ओपन कर लें। तो यहाँ से देखेंगे सी, फिर ये सी, फिर ये सी, तीसरा, फिर उसके बाद ये सी और फिर वापस सी, सी और सी, फिर उसके बाद तीसरे के बाद ये आपका सी, फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सी, फिर वापस सी, फिर वापस ये वाला सी, फिर ये सी और यहाँ पर आपका क्या है सी। अब बाकी हाइड्रोजन लगा दें, CH3, CH2, H, CH2, CH3, 4 हो चुका है, CH2, H, CH3, CH3, बस फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ पर आपका CH2। अब आपको चेन सिलेक्शन करना है डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए। तो यहाँ से हमें चलना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मामला उलझ गया। 3 चेन आपकी कौन सी बन रही है, 5 कार्बन की। इधर से चलेंगे तो 5 कार्बन, इधर से चलेंगे तो 5 कार्बन, यूँ चलेंगे तो भी कितने कार्बन शामिल होंगे, डबल बॉन्ड को शामिल करेंगे तो 5 कार्बन। अब 5 में से कौन सी सीरीज़ को लेंगे, तो रूल नंबर सेकंड, जहाँ पर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ ज़्यादा है, तो हम इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूट 1 और 1 इधर है 2। अब चले इधर 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूट 1 इधर है और 1 इधर है। एक तो यहाँ से ये चल रहा है ना अपन, तो 1 यहाँ से और 1 इधर है, 2 हो गए। अब चले हम 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे तो भी आपके क्या है, 2 सब्स्टिट्यूट है। भैया अब क्या किया जाए, इधर से भी आपके सब्स्टिट्यूट, इधर से भी आपके सब्स्टिट्यूट सेम आ रहे हैं। 5 जो आप ले रहे हो उधर से सब तरफ से कितने सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, एक सब्स्टिट्यूट एक सब्स्टिट्यूट। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5, एक सब्स्टिट्यूट और एक सब्स्टिट्यूट आएगा। 1 2 3 4 5, यूँ चलेंगे, एक सब्स्टिट्यूट और 2 सब्स्टिट्यूट। अब क्या किया जाए, तो चेन कौन सी ली जाए। अगर आप इस चेन को लेते हैं, ठीक है ना, और अगर आप इस चेन को लेते हैं तो आप सब्स्टिट्यूट को ध्यान में रखेंगे अब कि सब्स्टिट्यूट कौन सा है। अगर आप इस चेन को लेते हैं तो एक सब्स्टिट्यूट तो हो गया आपका ये 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का ब्यूटिल है, और ब्यूटिल में कौन सा है, आइसोब्यूटिल है। और इधर आपका सब्स्टिट्यूट जो आ रहा है वो क्या है, एथिल है। ओके, आइसोब्यूटिल और एथिल। अब आप यूँ लेते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5। अब ये बना आपका 1 2 3 4 5, 5 का है तो पेंटिल है, और ये कौन सा है आपका, सेकेंडरी पेंटिल हो गया। और इधर आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर अब आप अल्फ़ाबेट में ब्यूटिल को लिया जाएगा तो आपकी चेन क्या हो जाएगी, ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली जाएगी। ओके, अब आपका एक सब्स्टिट्यूट नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर डबल बॉन्ड को दिया जाएगा, 2 3 4 एंड 5। अब एक सब्स्टिट्यूट तो आपका कौन सा, ये वाला, जिसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटिल, और इसको कहेंगे एथिल। अब आप नंबर लिख लें, सबसे पहले कौन आएगा, एथिल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, सॉरी एथिल कितने पर, 3 पर आ रहा है, 3 एथिल हो गया। फिर उसके बाद 2 आइसोब्यूटिल, और फिर आपकी रूट कितने की है, 5 की, तो पेंट 1 इन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। और लास्ट वाला आपको नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। पहले तो आप इसको कार्बन के साथ सेट कर दो, मैं यहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये CH2, ये CH3, ये CH2 और ये CH3। अब सबसे पहले आप लंबी चेन लें, किधर से भी चलें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी चले 5 की बनेगी। तो मैंने इस चेन को ले लिया। अब नंबरिंग किधर से भी करें, क्योंकि हर तरफ से आपको वही नंबर 3 पर आ रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5। 3 पर एथिल है, 3 पर एथिल है, यानी कि 3,3 डाई एथिल हो गए दोनों सब्स्टिट्यूट। फिर आपकी रूट, तो रूट वर्ड क्या है, पेंट, और सफिक्स क्या आएगा, एन।
तो ये हो गया 3,3 डाइमेथिल पेंटेन। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बच्चों मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जहाँ पर मैंने आपको 5 कंपाउंड लिखे हैं। इनको हाइड्रोकार्बन का आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर में नाम देना है। ठीक है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे, मैं वापस आपको समरी बता दूं, हमें आज हमने केवल क्या पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर, एल्कीन एल्कीन एल्काइन का। और इसमें हमने सबसे पहले क्या था, सभी कंपाउंड में होगा चेन सिलेक्शन किया जाएगा, नंबरिंग दी जाएगी, सब्स्टिट्यूट लिखे जाएंगे और फिर 1 वर्ड में क्या किया जाएगा, नाम लिखा जाएगा। तो सारे रूल्स आपको बता दिए मैंने, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास जो भी बुक है उनमें जो भी हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्केन का चैप्टर निकालें, वहाँ पर जो भी आपको नाम मिलने वाले उनको नाम दें। अब इसके बाद हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, फिर मोनोफंक्शनल ग्रुप, और फिर उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, आपको IUPAC यहाँ पर इस तरह से मिलेगी कि कोई भी कंपाउंड आपसे छूटेगा नहीं, सारे ही कंपाउंड का आप बड़ी इजीली नाम दे सकते हैं। कोई भी टॉपिक तैयार करो बच्चों, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एग्ज़ाम या मार्क्स के हिसाब से देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके IIT और जी में नज़र आने वाले नहीं हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपको कंप्लीट करना है किसी पॉइंट को, है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सब्जेक्ट के प्रति आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसलिए आप क्या करें, कोई भी तैयारी करें तो वहाँ पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, लेकिन आप सब्जेक्ट को यदि आप कंप्लीट करोगे तो क्योंकि बच्चों हो सकता है कि आपका मानस अभी IIT का हो या नीट का हो, लेकिन आगे जाने के बाद कोई, है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ही कॉलेज का कोई प्रोफेसर बनना चाहता है या इसी में कोई रिसर्च करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है वो कंप्लीट मेरे दिमाग में है। तो किसी चीज़ को आप मिस ना करें, छोड़े नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में। टिल देन, थैंक यू।